हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और हम पिछले कुछ समय से हमारे डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर इन फार्मेसी के बच्चों के एग्जामिनेशंस को ध्यान में रख करके कुछ वीडियोस लेकर के आ रहे हैं। और इसी क्रम में हमने कई सारे सब्जेक्ट्स के पिछले सालों के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके आंसर्स आपके साथ डिस्कस किए। तो आज हम एक सब्जेक्ट और ले रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि हमारे डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस जो ER 2020 है उस पर बेस्ड होगा। और प्रीवियस ईयर्स में जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश है उसके द्वारा 2022, 2023 और 2024 में जितने भी MCQs और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वन वर्ड वाले या फिर फिल इन द ब्लैंक्स वाले पूछे गए, उन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा और उनके एक्सप्लेनेशन को भी देखने की कोशिश करूंगा, ताकि उन पर बेस अगर कोई और प्रश्न बन सकते हैं तो उनको भी हम लोग देखें। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, हमने फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के इन तीनों सब्जेक्ट्स के पिछले 3 साल के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। और हमने देखा है कि कैसे हम लोग एक साल का क्वेश्चन पेपर अगर अच्छे से सॉल्व करते हैं तो फिर आगे के साल के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको सॉल्व करने में हमको बहुत आसानी होती है, क्योंकि उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आते हैं। और इसी तरीके से अगर हम तीनों साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो कुछ क्वेश्चन तो रिपीटेड मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ और भी जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनका भी कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो मैं हूं डॉक्टर प्रजन शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो आज का हमारा वीडियो होगा ये हमारे डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के जो फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें आपको मदद करेगा। साथ ही साथ कोई और भी आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो वहां पे भी ये क्वेश्चन आपकी मदद करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 2022 के क्वेश्चन पेपर की। और यहाँ पे जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था बड़ा ही बेसिक सा प्रश्न है, ह्यूमन स्केलेटन इज मेड ऑफ टोटल, ह्यूमन जो स्केलेटन होता है उसमें टोटल कितनी हड्डियां होती है ये जानना चाह रहा है। आपके ऑप्शन हैं 201, 206, 126 या 198। तो देखिए क्या है कि ये साइंस के स्टूडेंट के लिए या फार्मेसी के स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है ही। ये एक जनरल नॉलेज का भी प्रश्न है। बचपन से आप सुनते आ रहे हैं कि हमारे शरीर में जो स्केलेटन होता है उसमें 206 हड्डियां होती हैं। और एक मजे की बात बताऊं आपको, 2023, 2024, 2022 तीनों पेपर में ये क्वेश्चन सेम पूछा गया है और तीनों जगहों पे आपको सिर्फ 206 हड्डियों के बारे में लिख देना है। कोई उन हड्डियों का नाम नहीं पूछ रहा, कुछ नहीं पूछ रहा, सिर्फ इतना पूछ रहा है कितनी हड्डियां होती हैं ह्यूमन बॉडी में या कितने हड्डियों से हमारा ह्यूमन स्केलेटन बना होता है। तो 206 हड्डियों से बना होता है, ये सब जानते हैं आप। ये क्वेश्चन में ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ये है हमारा बी आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे 206। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कंसीडर्ड एज अ यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? देखिए क्या है कि दो ही हो सकते हैं अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना हो, कोई व्यक्ति बीमार हो, जैसे मान लीजिए भाई साहब ए हैं ये और एक भाई साहब बी हैं, तो अगर इनसे इनको ब्लड ट्रांसफर करना है तब हमें ब्लड ग्रुप को समझना पड़ता है और उसको हम जानते हैं कि हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो देखिए क्या होता है कि जितने भी ब्लड ग्रुप हैं ए बी और ओ, ये 4 तरीके के ब्लड ग्रुप आपके पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। अब इसमें जो एंटीजेंस होते हैं उन पर हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो जो ओ वाला हमारा ब्लड ग्रुप होता है इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, ना ए होता है ना बी होता है। तो ये क्या कर सकता है, किसी को भी ब्लड दे सकता है, क्योंकि एंटीजन अगर गलत हो गया तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करोगे तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो ओ वाला जो है वो बी को भी ब्लड दे सकता है, ए को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, इसीलिए इसे हम लोग यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। अब बात करें यूनिवर्सल एक्सेप्टर्स की कि वो किस एक्सेप्ट कौन कर सकता है, कि वो ए से भी ले ले, बी से भी ले ले, ओ से भी ले ले, सबसे ले ले, वो कौन हो सकता है? वो हो सकता है ए बी, क्योंकि इसके पास दोनों तरीके के यानी कि ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, इसीलिए वो ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। तो ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो जाएगा या रिसीवर हो जाएगा, और ओ वाला जो हमारा होगा वो यूनिवर्सल क्या होगा, डोनर होगा। तो इस पे भी आगे प्रश्न इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अभी देखिएगा मैं दिखाऊंगा जो एक्सप्लेनेशन दिया इसी पर बेस कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ओ। याद रखिएगा यूनिवर्सल डोनर जो है वो ओ ब्लड ग्रुप ही होता है। अच्छा, इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन तो बता दिया। याद रखने के लिए आप देख सकते हैं कि डोनर में 2 बार ओ आ रहा है, तो ये ओ वाला ही आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ह्यूमन बॉडी द ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी? ये बड़ा बेसिक सा प्रश्न है और कई बार पूछा गया है। यहाँ पे 4 साइंटिस्टों के नाम आपको दिख रहे हैं। अगर हम चारों के बारे में जान लें कि किसने क्या क्या किया था तो आंसर भी पता चल जाएगा और इस पे बेस्ड कोई और प्रश्न भी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो कार्ल लैंडिस्नर साहब जो आपका पहला ऑप्शन है, इन्होंने ए बी और ओ ब्लड ग्रुप जो हम जानते हैं उसकी डिस्कवरी की थी सबसे पहले। गैस्पेरो एस्ली साहब ने सबसे पहले लिम्फेटिक, जो लिम्फेटिक सिस्टम हम जानते हैं ना,
जिसमें WBCs वगैरह के बारे में हम पढ़ते हैं, उसकी खोज जो है, उस लिम्फेटिक सिस्टम की खोज इन्होंने की थी। चार्ल्स डार्विन साहब को हम लोग थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन से जानते हैं, नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू। जैसे किसी ने कहा कि आप लंबी गर्दन वाला जो जिराफ है वो लंबा इसलिए हुआ क्योंकि वो ऊपर चढ़ करके पत्तियों को खा सकता था। तो ये सारी बातें, इवैल्यूएशन की जो थ्योरी है वो चार्ल्स डार्विन साहब ने दी थी। और एक ही आदमी बच रहा है, विलियम हार्वी साहब। विलियम हार्वी साहब ने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में आपको बताया था कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो किस प्रकार से होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसकी खोज जो है वो विलियम हार्वी ने की थी। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, विलियम हार्वी। लेकिन इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में जो साइंटिस्ट के नाम है, जैसे कार्ल साहब का नाम है जिन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी, गैस्पेरो साहब का नाम है जिन्होंने लिम्फेटिक सिस्टम की खोज की थी, और चार्ल्स डार्विन साहब का नाम है जिन्होंने इवैल्यूएशन बाय नेचुरल सिलेक्शन की खोज की थी या थियरी दी थी। इन तीनों लोगों के ऊपर भी आगे काम में क्वेश्चन में आ सकते हैं और ये आएंगे। अभी 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, मैं याद दिला रहा हूं, आगे आप ध्यान रखिएगा, आएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ECG ग्राफ, द पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन इन हार्ट बीट इज डिनोटेड बाय। ECG क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, जो कि एक प्रकार से आप कह सकते हो कि जब आपने हार्ट की जो फंक्शनिंग है उसको हम चेक करना चाहते हैं तब हम इसको परफॉर्म करते हैं। अब इसमें एक हार्ट बीट जो होती है, जो कि एक आपका क्या नाम है, आर्टरा की जो डीपोलराइजेशन है वहां से शुरू होती है और वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के बाद क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। अब इस पूरी प्रक्रिया में जो हमारा हार्ट है, आप जानते हैं कि उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं और 2 पार्ट में बटा होता है, आर्टिया और वेंट्रिकल्स में। तो इन दोनों में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है और ये एक हार्ट बीट में जाकर के कंप्लीट होता है। अब जो इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है उसमें हमको कुछ इस प्रकार का एक ग्राफ देखने को मिलता है जो कि एक हार्ट बीट को बताते हैं। अब ये जो हार्ट बीट है, जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, ST दिया हुआ है, R नहीं दिया हुआ है, बट ये टोटल 5 स्टेप में हमको देखने को मिलता है। एक तो P, यहाँ पे देख रहे हैं Q, ये देख रहे हैं आप R, यहाँ देख रहे हैं S और ये T। तो P पे शुरू होती है एक हार्ट बीट और T पे मान लीजिए खत्म हो जाती है। तो ये जो एक पूरा बनता है इसे हम लोग एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोल रहे हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये क्या क्या है। तो जो P है वो क्या बताता है, यहाँ पे आर्टियल डीपोलराइजेशन शुरू होता है। जो आपका आर्टिया वाला पार्ट है वो क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है और उसके बाद फिर रिलैक्सेशन की तरफ जो है वो बढ़ता है। QR और S जो है, ये QRS कॉम्प्लेक्स जो है, ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को शुरू करते हैं और T पे जाकर के वो क्या हो जाता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन समाप्त हो जाता है और रीपोलराइजेशन के लिए आगे जाता है। तो जो एक हार्ट बीट है वो कहां खत्म होती है, T पे जाकर के। तो ये वो पॉइंट है जहां पे आपका हार्ट जो है वो रिलैक्सेशन की तरफ जो है जा रहा होता है, क्योंकि वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन जो है वो हो चुका होता है। ठीक है, तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा T। अब आप देखिए कौन कौन सी वेव क्या क्या बता रही है उसको आपको समझना पड़ेगा। तो जो P वेव है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है आर्टियल डीपोलराइजेशन को, जैसा कि यहां पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन चालू हो रहा है आर्टिया वाले पोर्शन में और आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हो चुका है। ठीक है, उसके बाद QRS जो होता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को करता है, जहां पे वेंट्रिकल्स जो है वो एक्साइट होते हैं और वेंट्रिकुलर कंस्ट्रिक्शन, जो वेंट्रिकुलर पार्ट है वहां पे कंस्ट्रिक्शन होता है। और T में क्या होता है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन की तरफ वो बढ़ता है और रिटर्न्स हो जाती है वेंट्रिकल का, ताकि नॉर्मल स्टेट में चली जाए और दोबारा से कंट्रैक्शन करने के लिए तैयार रहें। तो ये जो T है वो हमको क्या बता रहा होता है, रिलैक्सेशन बता रहा होता है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा B, दैट इज T, सॉरी D, यहाँ पे B लिख लिया है, ये क्या है, D है, तो इसको D कर लीजिएगा। D मतलब T वाला जो हमारा पार्ट है वो हमें यही बात बता रहा होता है। बाकी P, QRS और T पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो आप जो है इस क्वेश्चन के आंसर के साथ उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेनलेज लूप इज L शेप्ड, S शेप्ड, U शेप्ड या V शेप्ड। तो हम सभी जानते हैं नेफ्रॉन होता है, जो नेफ्रॉन है उस नेफ्रॉन में जो नीचे की तरफ से ऊपर जाती है वो U शेप में बना करके हेनले लूप उसको बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा C, दैट इज U शेप। बट अगर आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख ले तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, क्या क्या पार्ट वहां पे होता है। तो जो सबसे पहला वाला पार्ट है जो कि बोमेंस कैप्सूल जैसा दिख रहा होता है, इसे बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, कैप्सूल जैसा दिख रहा होता है। यहीं पर सारी ब्लड कैपिलरीज जो है इकट्ठा होती हैं और प्रेशर डालती हैं और ब्लड का जो फिल्ट्रेशन है वो यहाँ पर
शुरू होता है। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट ये ट्यूब्यूल जैसा आपको दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। इसके बाद ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो है वो नीचे की तरफ जाकर के यू शेप बनाता है। यू शेप वाला जो इलाका है इसी को हम लोग लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, और यही पूछ रहा है कि किस शेप में पाया जाता है, तो यू शेप में पाया जाता है। आपका आंसर हो गया। ये जो प्रॉक्सिमल ट्यूब जो है ये हमारे लूप ऑफ हेनले की तरफ जा रही होती है, इसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और जो ये इसके ऊपर से यहाँ से बढ़ रही होती है इसे हम बोलते हैं एसेंडिंग लिम्ब। इसके बाद ये कहाँ जाती है, डिस्टल ट्यूब्यूल में जाती है। डिस्टल ट्यूब्यूल के बाद ये जुड़े रहते हैं कनेक्टिंग डंक, और इसके बाद जो है आपका यहाँ से यूरिन का फॉर्मेशन होकर के वो निकल जाता है। जो भी कुछ वापस से आपको ब्लड में डालना है वो ये नेफ्रॉन जो है वो वापस डाल देता है। नेफ्रॉन है क्या, नेफ्रॉन हमारे किडनी की जो है फंक्शनल यूनिट है। इस पर भी प्रश्न पूछा सकता है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज, ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, सेरेब्रम, डाइंसेफेलॉन, सेरेब्रम या फिर मेडुला ऑब्लंगाटा। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ब्रेन की एनाटॉमी के हिसाब से, यानी कि ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से सेरेब्रम वाला जो पार्ट होता है ये आपका सबसे बड़ा वाला पार्ट होता है। तो यहाँ पे आंसर तो ए हो जाएगा, लेकिन हम जान लें कि बाकी चीजें क्या है और उनके फंक्शंस क्या है, तो हमारे इस पे बेस अगर और कोई क्वेश्चन बन सकता है उसको हम आंसर कर पाएंगे। सेरेबेलम जो होता है वो बैक ऑफ द ब्रेन, पीछे के साइड में जो है वो यहाँ पे लोकेटेड होता है, और इसका जो काम है कि ये कोऑर्डिनेशन बनाता है ऑर्गन्स के बीच में, और जो बैलेंस हमारे शरीर का उसको भी क्या करता है, मेंटेन करता है। डाइंसेफेलॉन जो है वो स्मॉलर पार्ट है ब्रेन का, छोटा पार्ट है, जिसमें हाइपोथैलेमस और थैलेमस नाम की दो चीजें पाई जाती हैं, जो कि आपके हार्मोन रेगुलेशन को, जैसे कि हमारे पिट्यूटरी हार्मोन का, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो हार्मोन्स का सिक्रीशन हो रहा है वो थैलेमस, हाइपोथैलेमस से हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और जो सेंसरी रिले है उसको भी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लंगाटा जो है वो लोवेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन स्टीम का, सबसे नीचे पाया जाता है, और ये जो है वाइटल फंक्शंस जैसे कि ब्रीदिंग है, हार्ट रेट है, जो हमारे बस में नहीं है, अपने आप जो कुछ हो रहा है उसको ये कंट्रोल मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। और सेरेब्रम जो है वो हम सभी जानते हैं कि ये सबसे बड़ा पार्ट है, और ये हमारे लिए जो थॉट प्रोसेस है, जैसे मैं सोच पा रहा हूँ, आपको बता पा रहा हूँ, जो आप चीजें समझ रहे हैं, जो रीजनिंगली आप कोई चीज को सही गलत साबित करते हैं, या कोई चीज आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है, वो सब का सब जो है वो सेरेब्रम के द्वारा ही आता है, और यही सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट होता है आपके ह्यूमन ब्रेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द अरेंजमेंट ऑफ बोन ऑफ मिडिल ईयर एज। जो मिडिल ईयर है उसकी जो बोन्स हैं, 3 बोन्स उसमें पाई जाती हैं, इस पर भी प्रश्न कई बार पूछता है। तीनों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं, इंसस, मेलियस और स्टेपल्स, ये तीनों सही हैं, लेकिन ये इनका अरेंजमेंट क्या होता है कि कौन सबसे बाहर कौन सी है, उसके बाद बीच में कौन है, और सबसे अंदर कौन सी है, ये आपको बतानी है। तो जो इसका सही क्रम है वो है मेलियस, इनकस और उसके बाद फिर हमारा स्टेपस। तो ये जो डी ऑप्शन है इट विल बी द राइट आंसर, क्योंकि यही इसका सही क्या नाम है, अरेंजमेंट है। अब ये होते क्या, अगर आप देखा जाए तो मेलियस जो है वो आउटर मोस्ट बोन होती है, जो कि ईयर ड्रम से क्या होती है, जो ईयर ड्रम है इससे क्या होती है, अटैच्ड होती है। इनकस जो है वो हमारे आर्टिकुलेट्स करती है, बोथ जो मेलस है और जो स्टेपल्स, इन दोनों के बीच में पाई जाती है, जैसा कि नाम के बीच में लिखा भी है। और जो स्टेपल्स होती है वो इनर मोस्ट बोन है, और ये फूड प्लेट जो साइड करता है ओवल विंडो ऑफ द इनर ईयर में, वहां पे जाकर के ये पाया जाता है। तो इन तीनों का कहां पर है, इनका क्या काम है, ये फिर या फिर ये कहां पाई जाती है, इस पे प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन ये इसमें भी प्रश्न पूछा जाता है कि तीनों बोन के नाम क्या है, तो आपके सामने है, और किस प्रकार से अरेंज है वो भी आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस। जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं ये पैंक्रियाज में जनरली पाए जाते हैं, और इनका काम क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, बाइल प्रोड्यूस करते हैं, माइलेज प्रोड्यूस करते हैं, ट्रिप्सिन प्रोड्यूस करते हैं, या इंसुलिन। तो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस जो कि पैंक्रियाज पाई जाती है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है। पैनक्रियाज से ही जो है एमाइलेज और ट्रिप्सिन, इन दोनों की भी सिक्रीशन होता है, ठीक है। लेकिन आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है वो किसका प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। लेकिन जो बाइल है, बाइल का देखिए ध्यान दीजिएगा, बाइल का सिक्रीशन कहाँ होता है, बाइल का सिक्रीशन जो है वो लीवर सेल्स के द्वारा होता है। लीवर में बाइल बनता है, लेकिन बाइल लीवर में बनने के बाद स्टोर कहाँ होता है, स्टोर ये होता है गाल ब्लैडर में। इस पे कई बार अभी आगे प्रश्न आएगा, तो इस प्रश्न से ही हम उसका आंसर कर लेंगे। तो बाइल जो है वो बनता कहाँ है, लीवर में, स्टोर कहाँ होता है, गाल ब्लैडर में। एमाइलेज जो है वो कहाँ बनता है, हमारे एमाइलेज जो है वो हमारे पैनक्रियाज के द्वारा बनाया जाता है। ट्रिप्सिन जो है वो भी पैनक्रियाज के द्वारा बनाया जाता है, और इंसुलिन जो है वो भी पैनक्रियाज के द्वारा ही बनता है। लेकिन पैनक्रियाज की आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो सेल्स होती हैं वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करती हैं, और इंसुलिन किस काम में आता है, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के काम में आता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जिसे रजोवित्ती भी बोलते हैं, महिलाओं में पाई जाती है, जो कि एक नॉर्मल प्रक्रिया है विमेंस में, जो एडल्ट विमेंस होती हैं उसमें, तो वो कितने दिन की होती है ये आपसे पूछ रहा है। 26 दिन, 28 दिन, 30 दिन या 29 दिन। तो एज पर जो NHI है उसके हिसाब से, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है उसके हिसाब से, जो स्टार्टिंग फेज होता है एक एवोल्यूशन खत्म होने के बाद से, जो डेट शुरू होता है और जब तक चलता है, वो टोटल 28 डेज में ये साइकिल जो है कंप्लीट होती है। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 28 दिन या 28 डेज, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होती है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेंडन जॉइंट्स मसल विथ बोन। टेंडन जो है वो किसको किसको जोड़ता है, मसल को बोन से, मसल को मसल से, मसल को लिगामेंट से, या फिर बोन को बोन से। तो जो टेंडन होते हैं वो एक, आप कह सकते हो कि एक फाइब्रस टिश्यूज होते हैं। ये फाइब्रस टिश्यूज जो है वो मसल्स को बोन्स के साथ जोड़ने का काम करते हैं, ताकि जो मसल्स और बोन के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बन सके, और जो भी कुछ हम जैसे आप देख रहे हैं मसल्स यहाँ पे भी हैं और ये बोन्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये क्या करें, मूवमेंट वगैरह एक साथ कर सकें। ये काम कौन करता है, हमारा टेंडन करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि बाकी चीजों को कौन जोड़ रहा है, तो मसल से मसल को जोड़ने का काम कौन करता है, ये मसल से मसल को जोड़ने का काम फैसिया द्वारा होता है, FASCIA, ठीक है, FASCIA, फैसिया, वो मसल को मसल से जोड़ती है। मसल विथ लिगामेंट ऐसा कुछ होता नहीं है जनरली। लिगामेंट का जो काम है वो क्या करता है, वो बोन को बोन से जोड़ता है। बोन से बोन को जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट करता है। और मसल को बोन से साथ कौन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है उसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, ए, दैट इज मसल विथ बोन। टेंडन किसको जोड़ते हैं, मसल्स को बोन्स के साथ जोड़ने का काम करते हैं। मसल को मसल से कौन जोड़ता है, फैसिया जोड़ता है, और बोन को बोन से जोड़ने का काम लिगामेंट करते हैं। इसका आपको याद रखना है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं, एटीपी का प्रोडक्शन कहाँ होता है सेल में, माइटोकॉन्ड्रियन। एक सेल की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रियन में होता है, लेकिन एक गुच्छे में पाया जाता है, इसीलिए उसको एक सेल के अंदर हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कि प्लूरल नंबर के लिए होता है, और उसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ द सेल, क्योंकि वो एटीपी का प्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मसल इज कॉल्ड फटीग्ड व्हेन देयर इज अ एक्यूमुलेशन ऑफ। जब आप ज्यादा काम करते हैं या आपकी कोई मसल ज्यादा वर्क करती है, तो उसे एरोबिक रिस्पायरेशन, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो ऑक्सीजन सिंपल जो सेल ऑक्सीडेशन कर रही है वो तो होता ही है, रिस्पायरेशन कर रही होता ही है, लेकिन एनारोबिक रिस्पायरेशन भी शुरू हो जाता है। और एनारोबिक रिस्पायरेशन जब सेल्स या मसल्स परफॉर्म करते हैं तब लैक्टिक एसिड जो है वो बनता है। आपको मालूम है कि जब पायरुविक एसिड कब बनता है, जब ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, तब क्या बनेगा, पायरुविक एसिड बनता है, जिससे आपको एटीपी के प्रोडक्शन होते हैं। लेकिन जब एनारोबिक रिस्पायरेशन सेल्स करती हैं, क्योंकि जब ज्यादा काम करेंगी तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो एनारोबिक रिस्पायरेशन भी शुरू करती हैं, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड जो है वो क्या होता है, मसल्स में क्या नाम है, इकट्ठा हो जाता है, और उसके इकट्ठा होने की वजह से सुस्ती आती है और आपको जो है थकान महसूस होती है, मसल्स को भी थकान महसूस होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। जैसे आप ज्यादा दौड़ भाग कर लेते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर सो जाते हैं, लैक्टिक एसिड बन जाता है और नींद आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। यहाँ हार्ट बीट होना चाहिए, ये हार्ट हीट लिखा है, इसको सही कर लीजिए। हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर आर अंडर कंट्रोल ऑफ। जो रेगुलेशन है आपका हार्ट बीट का या ब्लड प्रेशर का, वो कौन करता है, किसके अंडर कंट्रोल में होता है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उसके कंट्रोल में ये होता है, जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम ANS के नाम से जानते हैं, उसके कंट्रोल में ही ये सारा का सारा काम जो है ब्लड प्रेशर का और हार्ट बीट का, इन सभी का रेगुलेशन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The generally a sudden fatal heart attack may take place due to the complete blockage of dash arteries। किस आर्टरी का ब्लॉकेज हो जाए, मतलब उसमें ब्लॉकेज हो जाए, रुक जाए, वो उसमें कुछ ऐसी चीजें फंस जाए कि उसमें से जो फ्लो है वो रुक जाए ब्लड का, तो हार्ट अटैक जो है वो अचानक से आता है। जो अचानक से हार्ट अटैक आता है वो किसकी वजह से आता है, किस ब्लॉकेज की वजह से आता है, तो कॉरोनरी आर्टरीज जो होती हैं उनमें ब्लॉकेज हो जाए तो ऐसा होता है। कॉरोनरी आर्टरी वो आर्टरीज होती हैं जो कि हमारे हार्ट को, क्योंकि हार्ट भी एक ऑर्गन ही है भैया, तो उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, उसको भी ब्लड चाहिए। तो कॉरोनरी आर्टरीज जो होती हैं वो हमारे हार्ट में ब्लड को पहुंचाती हैं, ऑक्सीजन को पहुंचाती हैं। अगर कॉरोनरी आर्टरीज में किसी तरीके का अगर ब्लॉकेज हो जाएगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है हमारे हार्ट को रुक जाएगी, ब्लड की सप्लाई हमारे हार्ट को रुक जाएगी और हार्ट काम करना बंद कर देगा। उसे हम बोलते हैं फेटल
हार्ट अटैक, जो कि अचानक से ही आता है जब कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोरोनरी आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पल्स ऑफ अ पर्सन कैन बी फेल्ट बाई प्लेसिंग अ फिंगर ऑन विच आर्टरी। किस आर्टरीज पे, आपने देखा आपने रिस्ट पे आप यहाँ पे हाथ रखते हैं और हाथ रखने के बाद जो है जो पल्स रेट है उसको आप जोड़ पाते हैं, किसकी वजह से, जो रेडियल आर्टरीज हैं वो एकदम त्वचा के जस्ट नीचे होती हैं, स्किन के नीचे रेडियल आर्टरीज, जिस पर आप अगर उंगली रखते हैं और थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं तो आपको जो पल्स रेट है आपकी वो पता चलती है, जो हार्ट बीट है वो आपको यहाँ पर महसूस होती है। ये किससे पता चलता है, रेडियल आर्टरी से। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, रेडियल आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो गस्टेसरी सेल्स होती हैं फाउंड होती हैं कहाँ पे। गस्टेसरी सेल्स को हम लोग टेस्ट सेल्स के नाम से भी जानते हैं, या ऐसे रिसेप्टर्स जो कि टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये हमारी जिह्वा पे, हमारे टंग पे पाए जाते हैं, टेस्ट बड के अंदर। तो याद रखिएगा ये कहाँ पाया जाता है, ये टेस्ट रिसेप्टर सेल्स होती हैं जो कि हमारे टेस्ट बड में पाई जाती हैं, टंग के ऊपर, जीभ के ऊपर। और जनरली जो है पेपली, जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पर आपके जो ऊपर की सतह है उस पर ही ये गस्टेसरी सेल्स पाई जाती हैं। ये भी पूछा जा सकता है किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा कि ये टेस्ट बड के रूप में या टेस्ट रिसेप्टर सेल्स के रूप में भी इसको हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बाइल इज स्टोर इन द बॉडी। देखिए ये क्वेश्चन इसी पेपर में हम लोगों ने सॉल्व किया था, जहां पर डिफरेंट जो चीजों के नाम लिखे थे और हम ये बता रहे थे कि वो कहां पे सिक्रीट होता है। तो बाइल इज स्टोर्ड इन द बॉडी पूछ रहा है, स्टोर कहां होता है। तो बाइल बनता कहां था, मैंने बताया लीवर में, लेकिन स्टोर कहां होता है, गॉल ब्लैडर में। तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा द गॉल ब्लैडर। इसको आपको याद रखना। अब देखिए उस क्वेश्चन से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The loss of transparency of the lenses causes a defect in the eye is called। जो आपकी आंखों की लेंस होती हैं वो एकदम ट्रांसपेरेंट होती हैं, जिसकी वजह से आप कोई भी चीज देख पाते हो। लेकिन ये जो ट्रांसपेरेंसी है इसका लॉस हो जाए, यानी ट्रांसपेरेंट वो ना रहे, देखने में आर पार देखने में आपको दिक्कत आ रही क्योंकि उसके ऊपर कुछ जम रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं। इस कंडीशन को हम लोग, बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है जो उम्र के साथ लोगों को मिल जाती है, बूढ़े लोगों में खास करके पाई जाती है, जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती है, उसे हम कहते हैं कैटरैक्ट। क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट, जिसे मोतियाबिंद भी आप हिंदी में बोलते हैं। तो वो क्या होता है, आंखों के लेंस के ऊपर चीजें जमा हो जाती हैं जिसके आर पार देखने में दिक्कत आती है, ट्रांसपेरेंसी खराब हो जाती है, उसे कैटरैक्ट या मोतियाबिंद के नाम से आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर सिक्रेटेड बाय। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो फीमेल हार्मोन्स हैं बेसिकली, और ये जो है जो फीमेल्स में ओवरीज होती हैं, जो ओवरी है वहां से सिक्रेट होता है। एस्ट्रोजन हो या प्रोजेस्टेरॉन हो, ये सभी चीजें जो है वो कौन सिक्रीट करता है, ओवरी सिक्रीट करती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, द ओवरीज, क्योंकि दो होती हैं ओवरी, इसलिए ओवरीज आप लिख रहे हैं, या तो ओवरी भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द लंग्स इज कॉल्ड विच रेस्पिरेशन। देखिए रेस्पिरेशन तो हम लोग जानते हैं, जो बॉडी के अंदर जो सेल लेवल पे होता है उसे ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वहां ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, वो एक रेस्पिरेशन हो गया। दूसरा रेस्पिरेशन जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि सांस को लेना, यानी कि गैस को लेना, और जब हम हवा लेते हैं तो गैस ले रहे हैं बेसिकली, जैसे ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो कहाँ पहुंची, लंग्स में। और जो भी बॉडी के जो सेल्स हैं जहां से रेस्पिरेशन पूरा हो चुका है वहां से क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर सांस के द्वारा छोड़ते हैं और ऑक्सीजन वापस से लेते हैं, और जो लंग्स है वहां पर इन दोनों का एक्सचेंज हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये फिजिकल फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन है, और इसे हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं, या गैसियस रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे खुद ही कह रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो ये नाम नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे आप, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो कि फिजिकल फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन के रूप में भी हम देखते हैं। तो ये हो गया हमारा 2022 का पेपर, और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हमने हर एक क्वेश्चन का करने की कोशिश की, जिसपे बेस पे हम आगे 23 और 24 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब आते हैं 2023 के पेपर पे, और यहाँ जो पहला प्रश्न है वो वही प्रश्न है, देखिए दूसरे तरीके से पूछा, वहां आपसे पूछा गया था फिल इन द ब्लैंक्स में, और यहाँ पर एमसीक्यू में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ पावर ऑफ हाउस ऑफ अ सेल। सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी बॉडीज। तो हम सभी को मालूम है कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि यही हमारे लिए एनर्जी प्रोड्यूस करती है, एटीपी प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे आंसर सीधे क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए पूछने का तरीका बदल गया, बट क्वेश्चन को हम क्या बोलेंगे, इट इज अ रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लिगामेंट जॉइंट्स। देखिए फिर से अब आ गया, अब पहले टेंडन पूछा था तो मैंने आपको वहां पे एक्सप्लेनेशन दिया था। अब देखिए क्या पूछ रहा है, लिगामेंट्स किसको ज्वाइन करता है, बोन को टेंडन के साथ, बोन को मसल्स के साथ,
मसल्स को टेंडन के साथ या फिर बोन को बोन के साथ। तो हमने आपसे पहले ही बताया था कि लिगामेंट जो होता है वो बोन को बोन के साथ जोड़ने में मदद करता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अब देखिए कितना तेजी से हम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमने 22 वाले पेपर में बहुत सारा समय लगाया, तो अब हम आराम से 23 और 24 का पेपर सॉल्व करते हुए निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड द एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो मैंने आपको बताया था विलियम हार्वी साहब जो हैं, इन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम वाला क्वेश्चन आया था ना कि सर्कुलेटरी सिस्टम किसने खोजा था, तो इन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम खोजा था। जो कार्ल्स कॉन्स हैं, अभी इनके बारे में बताता हूं, इन्होंने क्या खोजा। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इन्होंने जो है पेनिसिलिन खोजी। और जो कार्ल लैंडिस्टर साहब हैं, इन्होंने क्या ढूंढा था? एबीओ ब्लड ग्रुप ढूंढा था। तो ये हम लोग को याद है कि कार्ल लैंडिस्टर साहब के बारे में हमने वहां जाना था जिन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप घुमा था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। बट विलियम हार्वी साहब ने क्या ढूंढा था? सर्कुलेटरी सिस्टम। कार्ल कॉल्स साहब ने, ये देखिए स्पेलिंग का थोड़ा सा यहाँ पे अंतर है, आपके पेपर में के से स्पेलिंग है, बट असली नाम इनका कुछ जगहों पर सी से जो है देखने को मिलता है। दोनों चीज क्या है? सेम है। ये प्लांट जेनेटिक्स के ऊपर काम कर रहे थे, ह्यूमन बॉडी के ऊपर इन्होंने जनरली काम नहीं किया था। प्लांट्स की जो जेनेटिक्स है, अनुवांशिकता, उसके ऊपर इन्होंने काम किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को हम सभी जानते हैं, उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो ये आपको ये भी जानना है, क्योंकि इन पे हो सकता है इस साल इन पे क्वेश्चन पूछ ले। लेकिन जो आंसर होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? डी। और ये भी क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं 2022 में। देखिए उसी से सीधे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया। अगला प्रश्न है हमारा, बाइल इज स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए फिर से वही रिपीटेड प्रश्न हो गया। बाइल जो है मैंने क्या कहा? लीवर में बनता है, लेकिन स्टोर कहाँ होता है? गाल ब्लैडर में। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, और बनता कहाँ है? लीवर में। हर बार यही पूछ रहा है स्टोर कहाँ होता है, हो सकता है इस बार पूछ ले कि बनता कहाँ है, तो आप लिख दीजिएगा लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट्स टीयर। इनमें से कौन से ग्लैंड्स हैं जो कि टीयर या फिर आंसू को जो है वो निकालते हैं? जो आंसू है, आंसू मतलब ये नहीं कि जब आप रो तभी टीयर निकलता है। टीयर्स जो हैं, जिनको टीयर या आंसू बोलते हैं, वो लगातार बहते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ बहते रहते हैं, जो कि हमारी आंखों में एक आप कह सकते हो लुब्रिकेशन बना के रखता है। आप बार बार पल के झपका रहे हैं तो वो लुब्रिकेट करने का काम टीयर्स करती हैं, और जो बैक्टीरिया वगैरह उनको मारने का भी काम करती हैं। तो यहाँ पे ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो कि सिक्रीट करती है। अब उस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? तो जो सीबेशियस ग्लैंड है ये स्किन में पाई जाती है, और ये ऑयली जैसा सिबकम जो है उसको क्या करती है? रिलीज करती है। थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे गले के पास यहाँ पे पाया जाता है, और ये क्या सिक्रीट करता है? थायरॉक्सिन, जो T3 और T4 हार्मोन्स हैं उनको, या कैल्सिटोनिन नाम के दो आपके हार्मोन्स बेसिकली उनको सिक्रीट करता है, जो कि मेटाबॉलिज्म के करने के और जो कैल्शियम की जो मात्रा हमारी बॉडी में उसको मेंटेन करने का काम थायराइड ग्लैंड करता है। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो भी काफी काम की चीजें सिक्रीट करता है, जैसे एड्रेनलिन की सिक्रीशन करता है, जो हमारी बॉडी के न्यूरोट्रांसमीटर्स के रूप में हम लोग जिसका प्रयोग भी करते हैं। साथ ही कॉर्टिसोल इत्यादि भी क्या नाम है? सिक्रीट करता है, जो कि मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो लैक्रामाइल ग्लैंड्स हैं, लैक्रामाइल ग्लैंड्स जो हैं, ये क्या करते हैं? ये टीयर्स या आंसू को लगातार हमारे आंखों में बना करके रखते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, दैट इज लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड जो है वो आंसू या टीयर्स को बनाने के काम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड किसको बोलिएगा? स्वेट ग्लैंड क्या करता है? पसीना निकालता है। पैराइड ग्लैंड जो होता है वो क्या है पता नहीं है, थायराइड ग्लैंड होना चाहिए, पैराइड ग्लैंड लिखा है, मे भी हो सकता है। एड्रिनल ग्लैंड अभी आपसे कहा कि मैंने कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह को निकालता है। लेकिन इन सभी जो भी और भी ग्लैंड्स हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड है हमारा, या एड्रिनल ग्लैंड है हमारा, या ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीट करना जो कि पूरी बॉडी के ग्रोथ के बारे में बात कर रहा होता है, इन सभी के लिए रेगुलेटिंग हार्मोन जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है, ताकि थायरॉक्सिन बनाने वाला थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट हो और थायरॉक्सिन बनाए। तो जो मास्टर कौन होता है? जो कि सबको गाइड करता है, जो सबको कंट्रोल करने का काम करता है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक मास्टर ग्लैंड मानी जाती है, क्योंकि वो हर प्रकार के और जो ग्लैंड्स हैं, जो सिक्यूरिटी ग्लैंड्स हैं, उन सभी को भी कंट्रोल करने का काम यही करती है। जैसे ओवरी से आपने कहा कि ईस्ट्रोजन निकलता है, लेकिन उसको निकलवाने का काम एफएसएच करता है, जो कि कौन निकालता है? एफएसएच या एलएच करता है। ये दोनों हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? एक मास्टर ग्लैंड के तरीके से यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। टेस्टोस्टेरोन कौन प्रोड्यूस करता है? टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल हार्मोन है, और ये मेल हार्मोन जो है वो मेल ऑर्गन
जो मेल में पाया जाएगा वही करेगा, क्योंकि ये सेक्स हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन है। हमने एक क्वेश्चन में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को किया था जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं। तो वो दोनों जो हार्मोन्स हैं वो ओवरी अगर सिक्रेट करती थी तो जो टेस्टोस्टेरोन है वो कौन सिक्रेट करेगा, नाम से भी पता चल रहा है कौन सिक्रेट करेगा, टेस्टिस जो होता है वो सिक्रेट करेगा। पैंक्रियाज से आपने अभी बहुत सारी चीजें देखी, वो इंसुलिन वगैरह सिक्रेट करने के काम में आता है। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन जो है वो सिक्रेट होती है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी। ये पता नहीं क्यों यहाँ लिखा है, इसको आप काट दीजिए भैया। यहाँ पे आंसर क्या है आपका बी, दैट इज टेस्टिस। टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करती है या उसको प्रोड्यूस करती है। सिंपल, प्रोड्यूस किसको कौन करता है, तो टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पाइनल कॉर्ड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। स्पाइनल कॉर्ड जो पीछे की तरफ से यहाँ जा रहा है वो किस चीज को किसके साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ रिलेशन उसका, यूरिनरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम या ऑर्गेनल सिस्टम। तो देखिए क्या है भाई, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो नर्वस सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो भी चीजें हम सीखते हैं, जो भी काम हम करते हैं, जो भी हम रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह है, वो सब कुछ हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही मेंटेन करता है। तो ये एक नर्वस सिस्टम का पार्ट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, दैट इज नर्वस सिस्टम। अब बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन की तरफ। इस पेपर में जो है 8 एमसीक्यूज के बाद फिर फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस थे। जो पहला प्रश्न है वो है द फुल फॉर्म ऑफ टीएसएच इज। टीएसएच का फुल फॉर्म क्या है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड होती है और वो डिफरेंट हार्मोन्स को सिक्रीट करती है ताकि दूसरे ग्लैंड अपना काम कर सकें। उसी में से एक एग्जांपल ये है टीएसएच। टीएसएच का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है कि वो अपने जो सिक्रीशन है हार्मोन्स के उनको बनाए और उनको सिक्रीट करे। तो ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इसका क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ह्यूमन स्केलेटन इज मेड ऑफ टोटल कितने बोन्स का ह्यूमन स्केलेटन होता है। ये तो आप सभी लोग जान रहे हैं, बार बार ये आ रहा है ये प्रश्न। 206 को आप यहाँ पर लिख लीजिए। 206 हड्डियां जो है हमारी बॉडी में पाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर 206 हो जाएगा। ये सब जानते हैं, ये दोबारा से रिपीटेड प्रश्न हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए बी इज कंसिडर्ड एज। ये भी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था 2022 के पेपर में। हमने आपसे कहा ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है और ए बी जो है वो यूनिवर्सल रिसेप्टर है। ये क्या करता है, सबसे एक्सेप्टर या रिसेप्टर बोल सकते हैं। ये सबसे क्या करता है, ब्लड को, ए हो, बी हो या ओ हो, सबसे ब्लड को ले सकता है। तो इसे रिसिपिएंट हम बोल सकते हैं या रिसीवर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट प्रेगनेंसी लास्ट अराउंड। कितने दिन की प्रेगनेंसीज होती हैं जनरली, जो प्रेगनेंसी का समय है वो कितने दिन का होता है, एक प्रेग्नेंट लेडी कितने दिन तक प्रेग्नेंट रहती है। तो इसके अगर आप दिन में जा रहे हो तो दिन में ये 240 दिन का जो है, हम लोग 280 दिन इसको बोल सकते हैं, 240 नहीं 40 वीक का होता है। तो 280 दिन टोटल, ठीक है, 280 दिन या फिर 40 वीक, जिसको आप लोग मोटा मोटी 9 महीना बोल देते हैं। वो अगर दिन में और वीक में पूछ रहा है तो 40 वीक होगा और 280 दिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी बोन कहाँ होती है। तो इसको याद रखिए या दिमाग में अपने बैठा लीजिए या एकदम सोचिए कि आपके शरीर में सबसे लंबी बोन कौन सी है। तो जो सबसे लंबी बोन होती है वो थाई बोन होती है, जो कि आपके घुटनों से आपके कमर को जोड़ने का काम जो है, वो जो कमर का जो हिप वाला एरिया उसको जोड़ने का काम करती है। तो इन दोनों को जोड़ने वाली जो सीधी एक बोन है जिसको फीमर बोन बोलते हैं, ये सबसे बड़ी, लार्जेस्ट पूछ रहा है तो सबसे बड़ी जो बोन होती है द फीमर, जिसे हम लोग थाई बोन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इज वन ऑफ द मेजर कंट्रोल सिस्टम फॉर डैश 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 एंड फ्लूइड बैलेंस। तो जो रेनिन एंजियोटेंसिन, ये दो जो है वो एक तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर्स के तरीके से काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर और ये कंट्रोल करते हैं फ्लूइड बैलेंस को और साथ ही ये यूरिन का प्रोडक्शन वगैरह भी करवाते हैं। और साथ ही साथ जब यूरिन का प्रोडक्शन कोई चीज कंट्रोल कर रही है तो क्या कंट्रोल कर रही होगी, फ्लूइड बैलेंस कंट्रोल कर रही है। तो क्या कंट्रोल कर रही होगी, ब्लड प्रेशर। आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड बैलेंस, इन दोनों में से दोनों काम करता है। ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है और फ्लूइड बैलेंस को है इसको भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 3 ईयर ऑस्किल्स ऑफ द मिडल ईयर आर। जो 3 ईयर के जो बोन्स हैं उनका नाम क्या है मिडल ईयर की, वो आप हम लोगों ने एक क्वेश्चन 2022 में सॉल्व किया था, वही आंसर आ जाएगा। कौन सा है, मेसलस, इनकस और स्टेपल्स। ये तीनों इसी क्रम में, सबसे पहले ये पाई जाती है, फिर ये इसी क्रम में ये पाए भी जाते हैं। इस क्रम के ऊपर क्वेश्चन 2022 में पूछा था और 2023 में इनका नाम पूछ लिया, तो आप इसी तरीके से नाम इनका लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। जब हम लोग PQRS वाला जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर रहे थे, हार्ट बीट वाला, तो मैंने आपसे बोला ना उस समय कि हमारे जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं।
देखिए पहले तो दो पार्ट होते हैं, एक होता है आर्ट्रियम और एक होता है वेंट्रिकुलम। इन दोनों में भी दो दो पार्ट होता है, एक राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम, इसी तरीके से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। टोटल 4 चैम्बर जो है वो आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। इनके नाम पूछ सकता है, याद रखिएगा, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये टोटल 4 चैम्बर्स हमारे हार्ट में, ह्यूमन हार्ट में पाए जाते हैं, हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। एनिमल्स में अलग अलग हो सकता है, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी। क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं, ये आपको बहुत ही समझने वाली बात है। क्रेनियल नर्व्स जो है वो ब्रेन से जुड़ी हुई नर्व्स होती हैं और ये ओरिजिनेट होती हैं ब्रेन से, खास करके सेरिब्रम से, जो कि हमारे लिए बहुत सारा काम करता है, जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया। और ये सेंसरी मोटर्स, जैसे कि हमारा स्मेल है, टेस्ट है, या हम कोई चीज देख रहे हैं, इसको समझ पा रहे हैं, ये सारा जो काम ये कराती है। दूसरा जो है मोटर का भी काम करती है, जैसे कि जो हमारे टंग की मूवमेंट है, फेशियल एक्सप्रेशन जो मैं देख रहा हूँ, कभी हम हंस रहे हैं, रो रहे हैं, मुंह बना लेते हैं, वो सारी चीजें हैं, या जो हमारी मूवमेंट है, आई की मूवमेंट है, ये सारी चीजें, फेशियल मूवमेंट जो है ये सब कुछ कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिक जो फंक्शंस हैं, जैसे कि हार्ट रेट है, ब्रीदिंग है, इसको भी कंट्रोल करने का काम क्रेनियल नर्व्स ही करती हैं। हमारी बॉडी में क्रेनियल नर्व जनरली, ये जो ऊपर वाला इलाका है, जो ये आपका फेस हो गया, एयर आईज हो गए, ये आपका नेक हो गया, इससे लेकर के कुछ नीचे तक भी जाता है, बट बेसिकली यहीं पर ज्यादातर पाया जाता है। टोटल ये 12 नर्व्स होती हैं, इनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से क्रेनियल नर्व्स का नाम भी रखते हैं। तो ये नाम इनका 1 से 12 होता है और ये टोटल 12 की संख्या में पाए जाते हैं। इनका काम मैंने आपको बता दिया, इस पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओवर स्ट्रेचिंग और ट्विस्टिंग ऑफ द लिगामेंट एंड टेंडन्स अराउंड द जॉइंट्स कॉज अ डिसीज नोन एज। देखिए, जो आपका लिगामेंट्स हैं और जो टेंडन्स हैं, अगर उसमें ज़्यादा स्ट्रेचिंग हो जाए या वो ट्विस्ट कर जाए, यानी मुड़ जाए, तो एक बीमारी हो जाती है जॉइंट्स की, जिसको क्या कहते हैं, ये बीमारी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा देखी, हम लोग साथ भी होता है। हम लोग कहीं गए, पैर मुड़ गया, तो आप देखते हैं सूज जाता है, जिसको बोलते हैं मोच आ जाना, ठीक है, और हिंदी में तो मोच आना ही बोलते हैं। और या फिर आप देखते हैं कि कई बार क्रिकेट वगैरह खेलते हुए खिलाड़ियों को हम लोग देखते हैं कि वो खेलते खेलते बीच में लेट जाते हैं कि अरे भैया कुछ हो गया। तो वो जो हो जाता है, उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रेन बोलते हैं ना, स्प्रेन आ गया। तो स्प्रेन मतलब कि वो वहां पर ज्यादा खिंचाव हो गया, जिसकी वजह से दर्द हो रहा है और वो कड़ा हो गया वो इलाका, तो थोड़ी देर के लिए वहां पे काम वो करना भी, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उससे क्या बोलते हैं, स्प्रेन। इस बीमारी को क्या बोलते हैं, अ स्प्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स वी हैव। हमारी बॉडी में कितने रिब्स जो हैं वो पाए जाते हैं, रिब्स कितने हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो रिब्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर टोटल 12 पेयर्स में पाए जाते हैं, मतलब 12 आप बोल सकते हो जोड़ियों में पाए जाते हैं। टोटल 24 रिब्स हमारे शरीर में होती है और दोनों साइड बटी होती है, लेफ्ट एंड राइट साइड में बटी होती है, 12-12 दोनों साइड होता है। और जो पेयर होता है इसका, राइट और लेफ्ट का एक पेयर बन रहा है, तो कितने होते हैं, 12 पेयर में पाए जाते हैं। कितने होते हैं, अगर नंबर पूछता तो 24 लिखते, पेयर में पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे, 12 पेयर्स लिखेंगे, यानी टोटल 12 पेयर यहां पर होते हैं। लास्ट क्वेश्चन 2023 के पेपर का था, ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू। ब्लड जो है वो किस टाइप का टिश्यू के एग्जाम्पल में आता है। हम सभी जानते हैं ब्लड को हम कनेक्टिव जो है टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम के काम में आता है, तो इसीलिए ब्लड जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, और ये लिक्विड फॉर्म में है, तो हम इसको सही आंसर क्या लिखेंगे, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलेंगे, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। आप कनेक्टिव टिश्यू लिखोगे तब भी आपका आंसर सही है, बट इसको और सही करने के लिए, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये हो गया हमारा 2022 और 2023 का पेपर। और आपने देखा कि 2022 के पेपर से कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट भी हुए, या उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए। अब इन दोनों के बेस पे हम 2024 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो 2024 में जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, जो कि 2022 में भी पहला प्रश्न था, 2023 में भी पूछा था, और इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाइए। कौन सा आंसर सही है, चलिए बताइए, सी, दैट इज 206। तो 206 हड्डियां हमारी बॉडी में पाई जाती है, ह्यूमन बॉडी में। ये यहाँ पर हो गया, ये हाउ मैनी हो गया भैया, ये हाउ मैनी है, ये लिखने में गलती कर दिया मैंने, ठीक है, MNY, मैनी, ठीक है। तो कितनी हड्डियां पाई जाती है बॉडी में, 206 हड्डियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड फॉलोइंग। अब देखिए 4 ऑप्शंस हैं, मेंसे, मेनोपॉज, मेंसेस या ओवेल्युएशन। अभी हमने कहा था, एक प्रश्न आया था इसके पहले कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने दिन की होती है, 28 दिन की, ठीक है। तो जो 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वो जो नॉर्मल साइकिल चल रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मेंसेस।
उसके मिड में जब ये 28 दिन की जो चल रही है स्टार्टिंग से चलती है तो ये एवोल्यूशन के लिए बनती है, जिसमें एग्स बन करके रिलीज होते हैं, उसे हम कहते हैं एवैल्यूएशन। ओवैल्यूएशन जो कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में हमको देखने को मिलती है। मेनार्च जो है ये इसको बोलते हैं जब कोई लेडी या कोई महिला जो है पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी शुरू होती है, उस कंडीशन को मेंस बोलते हैं। अब इस पे प्रश्न पूछा जा सकता है, जब एडल्टहुड की तरफ लेडी जाती है, कोई बच्ची है वो एडल्टहुड हो रही है, तो जो पहली बार उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसे हम लोग मेंसे बोलते हैं। और जब एडल्टहुड खत्म हो जाता है महिलाओं में और एक समय के बाद करीब 45-50 के बीच में इस उम्र में तक पहुंचते पहुंचते उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाती है, वो होना बंद हो जाती है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होना बंद हो जाती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं मीनोपॉज। मीनो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल से ले लीजिए और पॉज मतलब रुकना, तो मीनोपॉज जो है वही क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रुकने का समय होता है। और ये देखिए और बाकी चीजें क्या है उसका भी हमने यहाँ पे आपको लिख दिया। मैनेज का मतलब होता है जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जब भी कभी पहली बार जब होती है उसे बोलते हैं। मेंसेस मतलब जो है ये मेंस्ट्रुएशन या जो पीरियड या जो आप मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल रहे हैं उसके लिए जो नॉर्मली आती है हर महीने। और जो इवैल्यूएशन है, ओवल्यूशन, वो रिलीज ऑफ एग है फ्रॉम द ओवरी, जो कि मिड साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में होता है। तो ये सब टर्म्स को जानिए क्योंकि इस पर हो सकता है इस बार प्रश्न पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर प्रेजेंट। हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया था कि कौन सा यूनिवर्सल डोनर है और कौन सा एक्सेप्टर है, और उस समय हमने कहा आपसे कि ए कितने प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ ब्लड ग्रुप होता है। टोटल कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, 4 तरीके के। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तुरंत आंसर करने की जरूरत है। इस तरीके के आसान प्रश्न आ जाए तो क्या ही बात है ना, सभी लोग पास हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू द मेजॉरिटी ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस अकर्स। जब हम भोजन करते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है। अब वो हमारे शरीर के या हमारे जो आप कह सकते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जहाँ पे डाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होती है, वहाँ पर डाइजेशन जो बेसिकली मेजर पार्ट होता है वो कहाँ पर कंप्लीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्टमक में या फिर कहीं पर नहीं। तो स्टमक में क्या होता है कि आप भोजन को तोड़ करके पहुंचा देते हैं और धीरे धीरे कुछ एंजाइम्स जैसे कि पेप्सिन वगैरह वहां मिलता है और वो प्रोटीन का डिग्रेडेशन वगैरह करना शुरू करता है। बट डाइजेशन की शुरुआत होती है, इनिशिएट होता है, डाइजेशन वहां पर एग्जैक्टली पूरी तरीके से खत्म नहीं होता। जब फूड पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तब वहां पर उसका बेसिकली पूरा डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा बहुत जो पार्ट बचता है वो कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां पर जो भी उसका वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि अपचित खाद्य पदार्थ है जिसका डाइजेशन नहीं हुआ है, और फीकल मैटर जो है वो यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है और फिर यहीं से बाहर भी होता है। तो जो सबसे ज्यादा डाइजेशन का पार्ट हो रहा होता है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में फीकल मैटर बनता है और स्टमक में जो है वो डाइजेशन जो है वो ब्रेकिंग डाउन की जो शुरुआत होती है वो होती है। तो बेसिकली डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिटी ट्रैक से क्वेश्चन है, फोटो पहले ही आ गई, इसको एडिट करना मैं भूल गया, लेकिन चलिए फिर भी प्रश्न देख लेते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ द यूनिटी सिस्टम एक्सेप्ट। जो यूनिटी सिस्टम है जो कि हमारे बॉडी के अंदर यूरिन बनाने के काम में आती है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स जुड़े होते हैं और इसमें से कौन सा ऑर्गन है जो कि वहां पे यूज नहीं होता। तो ये एक यूनिटी सिस्टम का मैंने एक छोटा सा पिक्चर नेट से ही निकाल के डाल दिया है। तो आप देख रहे हैं कि जो यूरिन प्रोडक्शन का पूरा काम होता है वो नेफ्रॉन में, देखिए हमने अभी बताया था, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी दिखाया था, जो कि किडनी की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल सेल होती है जहां पर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन होने के बाद वो यूरेटर जो है उसमें पहुंचता है। यूरेटर क्या करता है, किडनी को ब्लैडर के साथ जोड़ने का काम करता है। तो यहां से जो है ये जो आप देख रहे हैं ये वाली लाइन, ये जो नली है, ये नली क्या कर रही है, किडनी में जो भी कुछ यूरिन का फॉर्मेशन हुआ उसको लेकर के जाएगी और ब्लैडर में जमा करेगी। तो जो किडनी से ब्लैडर को जोड़ता है उसको यूरेटर बोलते हैं। और जो ब्लैडर है ये ब्लैडर बोलते हैं, गाल ब्लैडर नहीं बोलते, इसे क्या बोलते हैं, ब्लैडर। इस ब्लैडर में यूरिन जो है जमा रहती है। जब जमा ज्यादा हो जाती है तो हमें जो है यूरिनेशन का मैसेज आता है, भैया कुछ हो रहा है, चलो निकालते हैं। तो निकालने के लिए जो कि ब्लैडर से जो नली निकलती है जो कि बाहर की तरफ यूरिन को ले जाएगी उसे क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। तो ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरेटर और किडनी, ये 4 जो है बेसिक ऑर्गन्स हैं यूरिनरी सिस्टम के। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। लेकिन जो गाल ब्लैडर है वो कहां पे पाया जा रहा था भैया, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, वो यूरिनरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये क्या कर रहा था हमारे लिए, ये जो याद है बाइल जो जूस है उसको स्टोर करके रखता है और उसको रिलीज करने का काम करता है। तो ये बार बार आ रहा था, तो याद रखिएगा गाल ब्लैडर जो है वो यहाँ पे पूछ रहा है इसमें से कौन सा
नहीं है उसके बारे में पूछा, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके यूरिनरी ट्रैक्ट। अगर यहाँ पे ब्लैडर होता तब तो ब्लैडर भी हो जाता, लेकिन ये गाल ब्लैडर है तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आता है, ये यहाँ पर काम नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। और कौन सी चीज क्या है वो हमने पहले बता दी, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। लिम्फेटिक सिस्टम में सब पाया जाता है एक चीज को छोड़ करके, ठीक है, किसको छोड़ करके लिम्फेटिक सिस्टम बनता है, तो लिम्फ नोड है जो कि क्या नाम है, लिम्फ को फिल्टर करने के काम में आते हैं और WBCs वगैरह को फिल्टर करने के काम में आते हैं और जो भी इंप्योरिटीज उसको हटाने का काम करते हैं। लिम्फेटिक वेसल्स जो है वो ट्रैवल होता है, लिम्फ इसी में से ट्रैवल होता है जिसे हम लोग लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं। लिम्फ जो है वो तो आप जान ही रहे हो, लिम्फेटिक सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पे WBC वगैरह जो है वो पाई जाती है, उससे बना होता है लिम्फ हमारा। ब्लड जो होता है वो अलग होता है और लिम्फ जो है लिम्फेटिक सिस्टम अलग होता है, ये इम्यूनिटी सिस्टम वगैरह को बनाने के काम में आता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। तो यहाँ पर जो ब्लड है वो अलग दिख रहा है इन तीनों से, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से रिलेट है, लेकिन ब्लड इनसे रिलेटेड नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ब्लड। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आंसर क्या हो गया, ब्लड, क्योंकि ब्लड जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम से अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स द मसल्स टू बी स्ट्रांग। मसल्स को स्ट्रांग कौन बनाता है, डाइट जो आप भोजन कर रहे हैं वो, स्लीपिंग सोने से मसल्स स्ट्रांग बनती हैं, फूड जो हम खाना खा रहे हैं वो, मतलब अच्छी डाइट ले रहे हैं और खाना खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं जो खाने में चीजें हैं वो, या जो डाइट अच्छी डाइट फॉलो करते हैं तो, या फिर एक्सरसाइज। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर आपको दिख रहे हैं चारों, तो कहीं ना कहीं चारों थोड़ा बहुत सही है। जैसे डाइट, अच्छी डाइट आप लेंगे, प्रोटीन वाली डाइट लेंगे, बढ़िया डाइट लेंगे, अच्छी चीज़ें फाइबर वगैरह खाएंगे, तो अपने आप मसल्स को आपको रिपेयर करने में, जो इंजरी है उसको ठीक होने में मदद होती है। जो स्लीपिंग है, अगर आपकी मसल्स में इंजरी है, उसको थोड़ा आराम चाहिए तो हम सोते हैं, तो उसमें इंजरी वगैरह में हमको आराम मिल जाता है, तो ये भी काम करता है। फूड, फिर से बोला कि जो फूड के बिना जो विटामिन हमको चाहिए, जो हमको प्रोटीन चाहिए, जो कि मसल्स बिल्डिंग के लिए जरूरी है, वो तो आपको फूड से ही मिलता है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बनाने का काम करता है मसल्स को, तो भैया वो एक्सरसाइज से। हमारी मसल्स कुछ इस प्रकार की होती हैं कि जितना ज़्यादा उनसे काम लेते हैं उतना ज़्यादा वो क्या हो जाती हैं, मजबूत होती हैं, तो इसीलिए आपको एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, एक्सरसाइज। सबसे सही आंसर कौन सा है, ये सभी काम में आते हैं थोड़ा बहुत स्ट्रांग करने के लिए मसल्स को, लेकिन एक्सरसाइज जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मसल्स को क्या करती है, स्ट्रांग बनाती है। तो 2024 वाले जो हमारा पेपर आया था उसमें 7 ही MCQs थे, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स और इस तरीके के क्वेश्चन वन वर्ड वाले आ गए। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, द लंग्स आर कवर्ड बाय अ 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन, उसे क्या कहते हैं, उसे प्लूरा बोलते हैं। तो ये आ गया आपका आंसर प्लूरा। जो लंग्स हैं वो 2 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, जिसे हम लोग प्लूरा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ द बोन सेल इज, बोन सेल को हम किस नाम से जानते हैं, बोन सेल को हम oocyte सेल्स के नाम से जानते हैं, जो कि बोन्स का फॉर्मेशन करने के काम में आती हैं। तो इसे बोलते हैं ऑस्टियोसाइट सेल्स, ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेड ब्लड सेल्स आर कॉल्ड, रेड ब्लड सेल्स को हम क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स को हम लोग, अभी आप लिख देंगे RBC कहते हैं, नहीं, वो रेड ब्लड सेल्स का क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। इसे हम लोग इरिथ्रोसाइट सेल्स बोलते हैं, इसीलिए रेड सेल्स की जो बनने की प्रक्रिया है उसको इरेथ्रोपोइसिस के नाम से जानते हैं, यानी इरिथ्रोसाइट्स का बनना। तो रेड ब्लड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर इन ह्यूमंस इज कॉल्ड। आप जब ब्लड प्रेशर मेंटेन करने जाते हैं तो वो एक ऐसा लपेट देते हैं और उसके बाद ऐसे ऐसे दबाते हैं पंप को, और उसके बाद फिर चेक करते हैं। उस मशीन को क्या कहते हैं ये जानना चाह रहा है, उस मशीन को हम लोग बोलते हैं स्फेग्मोमोमीटर, स्फेग्मोमोनोमीटर। तो ये जो डॉक्टर्स जो आला लगा करके चेक करते हैं ना ब्लड प्रेशर, उसे हम क्या बोलते हैं, स्फेग्मोमोनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, the tissue that supports other tissues and bind them together is called, वो टिश्यूज जो कि दूसरे टिश्यूज को बाइंड रखते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट करने का काम करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं कनेक्टिंग टिश्यूज, क्योंकि वो आपस में क्या करते हैं, कनेक्शन बना रहे हैं और एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से जोड़ करके रखते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब ABO ब्लड टाइप्स वर डिस्कवर्ड बाय, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ABO ब्लड टाइप जो है वो किसने खोजा था, हम सभी को मालूम है कि वो कार्ल लैंडस्टर साहब ने खोजा था। तो ये एग्जांपल पहले ये MCQs में पूछे गए थे, इस बार फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया, तो आप आंसर जो है बिल्कुल वहीं से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये देखिए फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं, सेल का पावर हाउस हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, बाइल एसिड आर स्टोरिंग, ये तीसरी बार प्रश्न पूछा गया, 3 साल से लगातार पूछा जा रहा है, इस साल भी पूछा जा सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, कहां पे स्टोर होता है बाइल, गाल ब्लैडर में। ये आंसर हम लोग पहले से जानते हैं, गाल ब्लैडर में ये
बाइल जो है वो बनता कहाँ है, लीवर में, और स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज नोन एज। ब्लड क्लॉटिंग, जब कहीं चोट लग गई और ब्लड जो है वो क्लॉट कर जाता है, बहना रुक जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कोआगुलेशन। क्या बोलते हैं? कोआगुलेशन, COAGULATION। कोआगुलेशन मतलब ब्लड क्लॉटिंग। अगला प्रश्न हमारा, विच ग्लैंड सिक्रीट्स ओएस्ट्रोजन। ओएस्ट्रोजन का सिक्रीशन कौन करता है? ये भी एक फीमेल हार्मोन है। इसका सिक्रीशन भी कहां से होता है? ओवरी से ही होता है। जैसे एस्ट्रोजन है वैसे ही ये भी होता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? द ग्लैंड दैट सिक्रीट्स ओएस्ट्रोजन इज ओवरी, या फिर फ्रॉम द ओवरीज, ये भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स बिटवीन एयर एंड ब्लड इज कॉल्ड। जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, जिसके लिए हम सांस लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं, ये प्रश्न फिर से रिपीट हो रहा है। इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये रिपीटेड प्रश्न है, ये 2023 में पूछा गया था, फिर से पूछा जा रहा है। देख रहे हैं कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। तो ये अगर हम 60 प्रश्न किए रहेंगे तो हमारा कई सारा प्रश्न रिपीटेड इस बार भी हमें मिल जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, व्हाई ब्लड इज रेड इन कलर। ब्लड जो है वो लाल रंग का क्यों होता है? भैया ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन नाम की एक चीज पाई जाती है, जिसका कलर लाल होता है, इसीलिए हमारा जो ब्लड होता है वो भी लाल होता है। ये सभी हम लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड लाल रंग का इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाई जाती है, और हीमोग्लोबिन जो है वो लाल रंग का होता है, और उसका मेन काम क्या है? उसमें आयरन होता है जो कि बाइंड करता है ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के काम में आता है। लंग से लेकर के दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन ही करती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज व्हाट इज द लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ द लेंस ऑफ द आई। जब ये क्वेश्चन भी रिपीटेड प्रश्न है, 2022 या 23 में पूछा गया था कि जो आपकी आंखें हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी की जब लॉस होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे मोतियाबिंद या कैटरैक्ट बोलते हैं। तो लॉस ऑफ द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द लेंस ऑफ द आई इज कॉल्ड कैटरैक्ट। तो ये हमारा फिर से एक रिपीटेड प्रश्न हो गया और इसका भी आंसर हो गया। तो आपने देखा कई सारे प्रश्न रिपीट होते हैं, कई सारे प्रश्नों के बेस पर हम दूसरे प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो हमें लगता है अगर हम ये 3 साल के पेपर अच्छी तरीके से सॉल्व करके जा रहे हैं तो इसमें से कई सारे प्रश्न हमको इस बार भी रिपीटेड मिलेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप में मिलेंगे। जैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो आप शॉर्ट आंसर टाइप के भी क्वेश्चंस, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हो गया, वन वर्ड हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, एमसीक्यूज हो गया, वो तो है ही, लेकिन उस पर बेस्ड हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रश्न वहां पर भी पूछा जा सकता है। तो आप हमें YouTube पे देख ही रहे हैं। आप हमें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस हम आपके लिए लगातार लेकर के आते रहते हैं। तो आप वहाँ पे रहिएगा तो आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पे आप जाइएगा तो आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर मिलेगा जो आपके सिलेबस पर बेस्ड है। ER 2020 के बेस पे कुछ नए मॉडल क्वेश्चन पेपर भी हम बाद में अपडेट करेंगे, लेकिन पहले वाले मॉडल क्वेश्चन पेपर अपडेट है। आपको पता चलेगा कि किस तरीके का पेपर वगैरह आता है। अब जैसे हम कोई नोट्स डाल रहे हैं, पेपर्स डाल रहे हैं, तो उसका PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलता है, जिसे हम डॉक्टर PK शुक्ला और डॉक्टर MP सिंह क्लासेस से, आप किस नाम से आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। हम फेसबुक पे जो है वो आप हमें ढूंढ सकते हैं, हमारे पेज और हमारे ग्रुप दोनों को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हम कई सारी इन्फॉर्मेशन हैं, एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ हैं, PCI से रिलेटेड न्यूज़ हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन हैं जो कि इंटरेक्टिव फॉर्म में हम वहाँ पर शेयर करने की कोशिश करते हैं। जो हम यूट्यूब पे नहीं शेयर कर पाते वो हम वहाँ शेयर करते हैं, इसलिए आप वहाँ पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। और हमारा एक ऐप है डॉक्टर MPS क्लासेस, जो कि प्ले स्टोर पे अगर आपको जरूरत लगती है तो आप वो भी हमें देख सकते हैं, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, या कुछ मैं हो सकता है बताते समय कई बार इधर उधर जबान निकल जाती है, कुछ गलत हो गया हो, तो उस भी आप करेक्ट कर सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में। उसको हम लोग अप्रिसिएट करेंगे और आपके क्वेश्चन होंगे तो उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। आपका दिन अच्छा जाए, आपके एग्जाम्स अच्छे से हों, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।